इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वो किसने दिए हैं? फैराडेज ने दिए हैं। ठीक है, तो फैराडेज ने कुछ लॉज दिए हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर क्या है आपके बेस्ड है और क्यों दिए हैं। ठीक है, क्या उनकी हेल्प है, क्या उन लॉज को पढ़ने से हमें फायदा होता है। ठीक, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस को जान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, जैसे ही हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा फैराडेज लॉ हमें इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम क्या करती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, ठीक है, with the help of that particular process electric energy can be converted into chemical energy। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी क्या काम करती है? करंट को, बेसिकली जब करंट पास किया जाता है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की जाती है तो उससे क्या होती है? आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड, एक आपकी एनोड है एक आपकी कैथोड है, दोनों किस में ली जाती है? एक ही कंटेनर में ली जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे गैल्वेनिक सेल में अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड लिए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड आपकी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक आपकी एनोड है और दूसरी आपकी क्या है? कैथोड है। ठीक, और यहाँ इधर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इसमें पास किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करेंगे तभी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर क्या होंगी? होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक, गैल्वेनिक सेल में इसका ऑपोजिट होता था, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से करंट प्रोड्यूस होता था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, कैसे होती है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या काम होता है? जो आपकी इलेक्ट्रोड है एनोड, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, अगर हम सपोज मैंने ये जो एनोड ली है ये निकल मेटल की ली है। ठीक, ध्यान से समझना, जो मैंने एनोड ली है वो क्या है? निकल मेटल की है। ठीक, तो क्या होगा? जो आपकी एनोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसको किस में डिसॉल्व करवाया मैंने? निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करवाया है। किसके सॉल्यूशन में? निकल सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या कहे जाते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जिनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो कहे जाते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, तो मेन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रोलाइसिस का है वो ये है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जो आपकी मेटल है वो क्या करती है? मेटल सॉलिड से मेटल आयंस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वो आयंस आपके इस सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक, जैसे एनोड पे क्या है? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जब होगा, अगर ये मेटल आपकी क्या है? यहाँ पे रिएक्टिव है, मुझे काम ही है निकल से। ठीक है, तो निकल का क्या होगा? इस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, तो निकल से निकल आयंस बनेंगे। ठीक है, निकल आयंस इस सॉल्यूशन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में जो निकल 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, जो किस पे होगा? आपके कैथोड पे होगा।
कैथोड पे एज निकल सॉलिड क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेटल पे से क्या हो रही है आपकी, ये मेटल की जो इलेक्ट्रोड है उस पे से मेटल क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है सॉल्यूशन में। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन, मतलब डिपोजिशन ऑफ मेटल। जो मेटल आयंस की फॉर्म में एनोड पे से हट रही है, वो ही आयंस इलेक्ट्रॉन लेके इस सॉल्यूशन में से कैथोड के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें मेन जो चीज समझनी थी वो यही थी जी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पढ़ने का हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि हमें समझ में आना चाहिए लिबरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम एनोड एंड डिपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एट कैथोड। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, जो क्या होता है आपका, जो मेटल एनोड पे से हटती जा रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेटल किसका हो रहा है, एनोड का हो रहा है। तो लिबरेशन ऑफ मेटल कहाँ से हो रही है, एनोड पे से। तो एनोड इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, कैथोड के ऊपर जो मेटल आयंस बन रहे हैं एनोड से, वो क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से ही आते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ी फैराडेज लॉ की, सपोज क्या हो रहा है, निकल की एक तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई किसके ऊपर, इस कैथोड के ऊपर। ठीक, सपोज हम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेटल जिसको एनोड रखते हैं उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करें। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होके फिर जो कैथोड है उसके ऊपर क्या हो जाए, वो मेटल डिपॉजिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है गोल्ड की किसी अदर मेटल के ऊपर, ध्यान से समझना, मुझे क्या करवाना है, मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है गोल्ड की किसी अदर मेटल के ऊपर। ठीक है, तो जिसके ऊपर करवानी है उसको मैं कैथोड रख लूंगी। ठीक है, गोल्ड की मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड हो जाएगी, और गोल्ड का ही मेरा गोल्ड कंटेनिंग आयंस का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, वो अपने आयंस में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होती चली जाएगी मेटल आपकी जो एनोड है। ठीक है, और वही मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन कहाँ, कैथोड के ऊपर सबमिट हो जाएंगे। ठीक, अब कोई पूछे कि कितना गोल्ड डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, क्यों हमें फैराडेज को पढ़ना है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि कितनी मेटल या कितना गोल्ड डिपॉजिट हो गया है आपके कैथोड के ऊपर, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम सॉल्व की है किसने, फैराडेज लॉ ने। समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइसिस में जब एनोड का ऑक्सीडेशन होता है तो कितना सब्सटेंस एनोड पे से लिबरेट हो रहा है, और वो मेटल, मतलब जिसको मैं सब्सटेंस बोल रही हूँ, कितना क्वांटिटी में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, यही चीज बताई है आपके किसने, फैराडेज लॉज ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गई है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होके एनोड जो मेटल होती है वो अपने आयंस में चली जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर वही आयन सॉल्यूशन में से किस पे चिपक जाते हैं, कैथोड पे चिपक जाते हैं। तो यही चीज हमें पता करना है कि कितने टाइम में, ठीक है, कितनी मेटल आपकी एनोड पे से हटके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रही है। ठीक, अगर एग्जांपल लें सिल्वर का, मुझे किसी चीज के ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो मैं सिल्वर को क्या मानूंगी, एनोड मान लूंगी, सिल्वर का सॉल्यूशन ले लूंगी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, उसमें Ag पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिडक्शन के थ्रू वो सिल्वर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ध्यान से समझना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम द एनोड, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। सबसे पहले तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, एनोड पे से रिलीज होता है, एनोड पे से हटता है, उतना ही कैथोड के ऊपर क्या होता है,
डिपॉजिट होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई अमाउंट दे रखा है मेटल का कि इतनी मेटल एनोड पे से लिबरेट हो रही है, तो इसका मतलब वो ही मेटल कैथोड पे क्या हो रही होगी, डिपॉजिट हो रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited at a particular electrode is directly proportional to the quantity of electricity। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी किस में होती है, चार्ज में। तो इसका मतलब है जो आपका सब्सटेंस एनोड पे से लिबरेट हो रहा है या कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके इक्वल होता है, जितने टाइम तक जितना करंट आप पास करोगे उतना ही वेट क्या होता है, मेटल का कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, कैसे, the amount of substance liberated or deposited at a particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity। और अब ये quantity of electricity क्या है, मतलब टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज, जितना चार्ज आपने पास किया है, ठीक है, उतनी ही मेटल आपकी क्या होगी, एनोड पे से हटके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, W। W मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक, चार्ज मतलब कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पास किया है। ठीक है, कैसे देखेंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज होता क्या है, चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू T। मतलब कितना करंट आपने कितने टाइम तक पास किया है, वो होता है क्या, चार्ज। ध्यान से समझो, कितना करंट कितने टाइम तक पास किया है वो क्या होता है, चार्ज। मतलब Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, I इंटू T। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, क्या आया, Z आया। अब ध्यान से समझना, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, अब आपको पता है W वो वेट है सब्सटेंस का जो एनोड से हट रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, Z I आपको पता है, I क्या है, आपकी करंट है एम्पियर में। ठीक है, T क्या है, टाइम, जितने टाइम तक वो करंट पास किया है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो आपकी हो रही है उसमें वेट भी ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, I एम्पियर में करंट भी ठीक हो गया, जो T है टाइम वो भी ठीक हो गया। लेकिन जो Z है वो आना इसलिए जरूरी था क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप मेटल भी तो अलग अलग लेते हो। सपोज मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है किसकी, कॉपर सल्फेट की, कभी मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक, तो सबके ऊपर क्या होता है, चार्ज अलग अलग होता है, सबकी रिएक्शन अलग अलग होगी। सपोज अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है किसकी, निकल सल्फेट की, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे निकल सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो निकल से निकल 2 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो मतलब इस टाइप की इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप डील कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो निकल का वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, ठीक, निकल का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया आपका, 2 है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से जो आपका Z होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यही बताता है कि आपकी मेटल जो है वो किस टाइप की है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हो वो आप किस मेटल का कर रहे हो। इनका खुद का एटॉमिक वेट भी होता है। ठीक है, इनके खुद के वैलेंसी फैक्टर भी होते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की करनी है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, सिल्वर का एटॉमिक वेट अलग होगा, कॉपर का क्या होगा, एटॉमिक वेट अलग होगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे आप तो ये फैक्टर भी तो चेंज होंगे ना, तो वही है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। जो Z है आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। बेसिकली अगर हम क्या करें, 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड तक पास करें
तो जो Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो वेट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल ही होता है। ये Z कुछ और नहीं है, वेट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल ही बन जाता है अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड तक पास करें। इसको और इजी फॉर्म में समझिए, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट की पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, तो कॉपर सल्फेट कैसे डिसोशिएट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है Z, वो बेसिकली क्या होता है, जितना भी एटॉमिक मास होता है किसका, कॉपर सल्फेट को पढ़ रहे हैं तो कॉपर का एटॉमिक मास, क्योंकि जो डिपॉजिट हो रही है हमें डील करनी है मेटल के साथ, पूरे सोल्ट के साथ डील नहीं करनी, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के ही साथ आपको क्या करनी है, डील करनी है, ठीक है। अब जो ये वाली इलेक्ट्रोलाइसिस होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज लगता है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगता है, 1 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगेगा, 2 फैराडे। तो ये चीज कैसे चेंज होगी, ये चीज चेंज होगी आपकी किसके, इसके कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसके इक्विवेलेंट मास से। ध्यान से समझना कैसे चेंज होगी, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है इनके इक्विवेलेंट मास से। आपको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी के भी एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी फैक्टर, मतलब जो वैलेंसी है 2 पॉजिटिव चार्ज, या किसी के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, या किसी के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास होता है जिसको आप पढ़ रहे हो, जिस मेटल की इलेक्ट्रोलाइसिस, उस मेटल का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो वैलेंसी फैक्टर होता है इनटू में भी क्या हो जाता है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मास इनटू आपका क्या आ जाता है, अगर मैं और ज्यादा इसको करूं तो एटॉमिक मास अपॉन जितने वैलेंसी फैक्टर हैं उतने इनटू फैराडे, ये बन जाता है आपका Z। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप वैल्यूज लगाएंगे तो W वेट ऑफ सब्सटेंस है, Z क्या बनता है, उस जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर की इनटू फैराडे क्यों करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे 96500 लगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लग जाएगा, 2 इंटू 96500, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट मास अपने आप हो रहा है यहाँ पे बैलेंस, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन के लिए आपका फैराडे यानी कि चार्ज लग जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए इतना चार्ज होता है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना चार्ज हो गया, ठीक। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, Z की वैल्यू होती है। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, इसका और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको अभी क्या किया है, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया। अब W इज इक्वल टू ZIT, ये मेरा क्या था, फॉर्मूला था फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। Z को मैंने आपको बता ही दिया, Z क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका मतलब होता है इक्विवेलेंट मास इनटू जितने इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी फैक्टर है वो उतने फैराडे से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाली इक्वेशन में अगर पुट किया जाए तो वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू Z को मैं क्या लिख सकती हूँ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। जो Z मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था वो क्या बन गया, उस पर्टिकुलर मेटल का इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उस मेटल का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक। तो वैलेंसी फैक्टर इनटू F, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसकी फैराडे से मल्टीप्लीकेशन, ठीक। इनटू I इंटू T क्या था, Q, ठीक है, Q। तो अब मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, F को इधर लेके चले गए, Q इधर। तो अब मेरा ओवरऑल जो फॉर्मूला बना है वो ये बना है, 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है तो Q चार्ज W वेट डिपॉजिट करेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमने बनाया है
एक फेराडे एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है किसी भी मेटल का, तो जो क्यू चार्ज है वो डब्ल्यू वेट उस मेटल का क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। अब ये बहुत इजी है, इससे क्या है, जो हम सीरीज में हमारे पास जुड़ी होती हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बेसिकली फेराडेज सेकंड लॉ भी आपका क्या होगा, इसी में ही आ जाता है। मतलब फेराडेज सेकंड लॉ को जब हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो फेराडेज सेकंड लॉ आया था, वो जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था, वो भी इससे क्या हो जाएंगे, आपके सोल्व हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, चाहे वो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड हो या सिंपल इस फॉर्मूले पे, या फिर आपके फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड हो। फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एफ की जगह क्या रखते हैं, 96500, ठीक है। एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर इनटू डब्ल्यू की वैल्यू ये होती है, और क्यू हो गया आपका चार्ज, मतलब आई इंटू टी। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बहुत इजीली लग जाता है, और सारे क्वेश्चंस फेराडेज लॉ पे बेस्ड इसमें क्या हो जाते हैं, आपके सोल्व हो जाते हैं। आप इसको भी लगा सकते हो, आप डायरेक्टली इसको भी लगा सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, Z का मतलब है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू F, ठीक है। हमने यही तो किया था, Z की जगह क्या रखा है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू F। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई न्यूमेरिकल कॉपर सल्फेट पे बेस्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी चीज निकालनी होगी वो तो एज इट इज रह जाएगी, इज इक्वल टू Z की जगह आप क्या रखोगे, कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ की वैल्यू इंटू आई, जितना करंट दे रखा होगा, इंटू टी जितना टाइम दे रखा होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है जो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको अब इसकी हेल्प से इजीली समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले को हमें कैसे लगाना है, ठीक। एक करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, ठीक है, तो क्या हो गया आपका I इज इक्वल टू 0.2। ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। किसके सॉल्यूशन में पास किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, फॉर 1 आवर, ठीक है। टाइम हो गया आपका 1 आवर। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। ये आप डायरेक्ट लगा रहे हो, ये इसी की फॉर्म है भाई, कोई चेंज नहीं है ऐसा कुछ खास, ठीक। Z का मतलब इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय जितने फैराडे की वैल्यू होती है, ठीक। अगर मैं इसको देखूं तो इसको देख लीजिए, क्या है, एक फैराडे एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है। एक फैराडे चार्ज क्या करता है, एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है। अब कॉपर सल्फेट के लिए है तो कॉपर का, ठीक है, ध्यान से समझना, एक फैराडे एक इक्विवेलेंट मास कॉपर का क्या करता है, डिपॉजिट करता है, ठीक। तो क्यू चार्ज कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट करेगा, एक फैराडे एक इक्विवेलेंट मास कॉपर का डिपॉजिट करता है, तो क्यू चार्ज कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट करेगा, बस यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, फैराडे एक फैराडे मतलब 96500, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई क्या है, करंट जो 0.2 एम्पियर है, टी क्या है आपका टाइम, तो 1 आवर है, आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, कितना हो गया 3600 सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट मास है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहाँ क्या है, एक फैराडे एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करता है, तो अपने आप ही इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपको पता ही है, या तो आप डायरेक्ट रख दो इक्विवेलेंट मास, जैसे कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63, ठीक है, 0.5, ठीक, डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर। तो कॉपर का वैलेंसी फैक्टर क्या है, कॉपर से कॉपर कितने बनते हैं, 2 पॉजिटिव ही तो बनते हैं, तो कितना वैलेंसी फैक्टर हुआ 2। तो या तो आप डायरेक्ट 31 पॉइंट, ठीक है,
या तो आप डायरेक्ट 63.5 डिवाइडेड बाय 2 करके वैल्यू रख दीजिए, या फिर इक्विवेलेंट मास को ऐसे लिख लो। इक्विवेलेंट मास किसका है? कॉपर का। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कॉपर के वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या है आपका? W है ही, जितना वेट डिपॉजिट होता है, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूले में देखें तो देखो ये क्या है? 96500 फैराडे की वैल्यू है। ये अभी भी F इंटू वैलेंसी फैक्टर में ही हो रखा है। ठीक है, इसकी अभी भी इंटू वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर मतलब कितने आयंस का चेंज हो रहा था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे। तो इसलिए एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर किया जाता है, जो आपका इक्विवेलेंट मास बन जाता है। और इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय Z ही, सॉरी, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे, वो ही आपका क्या होता है? Z होता है, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से W हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, W की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो W कितना हुआ आपका? 0.2369 ग्राम। इतना वेट कॉपर का आपकी किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो है वो सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो सीरीज में दे दे, सपोज एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, उसको मिला रखा है किससे? सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो मतलब कहने का मतलब है, जो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था वो यही था कि अगर सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाए, लेकिन किसमें? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, तो तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं पहले। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेते हैं कि फैराडे ने सेकंड लॉ क्यों दिया। ठीक, तो क्या होता है, अगर आपका व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, the masses of the substances liberated or deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent masses. ठीक है, तो फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपकी सीरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जुड़ी हुई है, ठीक है, सीरीज में जुड़ी हुई है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके अलग अलग हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो सीरीज में जुड़ी हुई है। इसका मतलब जो करंट है आपका, सेम टाइम के लिए सेम करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम टाइम के लिए सेम करंट पास हो रहा है। दोनों में उतने टाइम के लिए ही उतना करंट पास होगा। मतलब आप जो चार्ज दे रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वो क्या हो रही है? दोनों में सेम हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसके केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय उसका वेट दूसरे के इक्विवेलेंट मास के और डिवाइडेड बाय उसके वेट के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, यही आपके फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, द masses of the substances liberated or deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent masses. तो जो आपकी सब्सटेंस है, वेट है, वो क्या होता है, जितना सब्सटेंस और वेट आपका लिबरेट होता है, ठीक है, वो उसके इक्विवेलेंट मास के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसी में ही क्या चेंज करूं, वेट ऑफ कॉपर इधर लेके आऊं, ठीक है, और आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर नीचे लेके चले जाऊं। मैंने इस स्टेटमेंट को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके इसके ही अकॉर्डिंग लिखा है। जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सेम है। देखो, the same quantity of electricity is passed through the different electrolytes which are connected in a series, the masses of the substances, ठीक है, तो ये मास है आपका सिल्वर का और ये मास है आपका
कॉपर का। द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, तो मास सिल्वर का उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉपर का उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मैंने यहीं से ही लिखा है। ठीक, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, सेम करंट और जो करंट जितने टाइम तक पास हो रहा है, तो हमें करंट भी चाहिए। ठीक है, कितने टाइम तक पास हो रहा है वो भी चाहिए। ठीक, तो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी की हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। कहने का मतलब है एक फेराडे एक इक्विवेलेंट मास सिल्वर का डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो Q चार्ज W सिल्वर का मास डिपॉजिट करेगा। ऐसे ही ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड हो जाएगी, क्योंकि जो Q इज इक्वल टू IT है वो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। यही तो कहा है फेराडे ने कि जो सीरीज में जुड़ी हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट भी है तो उनके लिए अगर सेम करंट सेम टाइम पास हो रहा है तो ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें आपको जो भी गिवन हो वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज आपको समझ आने वाली है अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तो पहले उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे किसको, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास्ड फॉर 5 आवर्स। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक, जिसमें 5 आवर्स टाइम दे दिया हमें, कितना, 5 आवर्स, थ्रो 2 सेल्स कनेक्टेड। ठीक, तो अब ये 2 सेल इसमें क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो जो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जा रहा है हमारा। Throw 2 cells connected in series. The first shell contained a gold salt. तो पहली वाली जो सेल है वो किसका सोल्ट रखे हुए है, गोल्ड का। एंड सेकेंड सेल कंटेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरी वाली में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब गोल्ड का जो वेट है हमारा, वेट ऑफ गोल्ड, ठीक है, वेट ऑफ गोल्ड, तो वो इन्होंने क्या कर रखा है, हमारा वेट ऑफ गोल्ड गिवन है 9.83 ग्राम ऑफ गोल्ड वर डिपॉजिटेड इन दी फर्स्ट शेल। तो जो पहली शेल है, फर्स्ट शेल मैंने ये कंसीडर कर ली, सेकंड शेल इलेक्ट्रोलाइटिक ये कंसीडर कर ली। तो फर्स्ट शेल में गोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, 9.83 गोल्ड ऑफ 9.83 ग्राम ऑफ गोल्ड वर डिपॉजिटेड इन दी फर्स्ट शेल इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, 3। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन द सेकंड सेल। तो सेकंड सेल में जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई भी कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम फॉर्मूला लगाते आए हैं वैसे लगाएंगे दोनों के लिए। ठीक, सपोज एक फेराडे एक इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट करता है, एक इक्विवेलेंट ही कॉपर डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो Q चार्ज, ठीक, ध्यान से समझो, एक फेराडे चार्ज एक इक्विवेलेंट कॉपर का डिपॉजिट करता है। अगर मैं कॉपर वाली सेल के लिए लगाऊं तो एक ही सिल्वर के उस गोल्ड के लिए लगाऊं तो एक फेराडे चार्ज एक इक्विवेलेंट गोल्ड का डिपॉजिट करेगा। तो सीधी सी बात है, एक ही इक्विवेलेंट कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, क्या है, तो Q चार्ज कितना वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट करेगा, सिल्वर कह रही हूँ, सॉरी, गोल्ड। Q चार्ज कितना वेट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट करेगा। ठीक, ऐसे ही Q चार्ज पास करने पे कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो ये आपका एक सीरीज में सेटअप तैयार हो गया। ध्यान से देखो, एक फेराडे एक इक्विवेलेंट गोल्ड के डिपॉजिट करता है, एक इक्विवेलेंट मास गोल्ड का डिपॉजिट करेगा, तो Q चार्ज कितना अमाउंट गोल्ड का डिपॉजिट करता है, ऐसे ही सेट करते हैं ना हम। ठीक है, ऐसे ये सेम है कॉपर के लिए भी, एक फेराडे
एक इक्विवेलेंट वेट कॉपर का डिपॉजिट करता है, तो क्यू चार्ज कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट करेगा। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें सॉल्व कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गोल्ड के लिए हमें सब कुछ गिवन है, गोल्ड के लिए हमें वेट भी गिवन है, ठीक है। गोल्ड कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है गोल्ड का, सबसे पहले तो फेराडे की वैल्यू रखेंगे 96500, ठीक है। क्यू क्या होता है आपका, आई इंटू टी, करंट और टाइम। करंट हमें बताना है, टाइम हमारे पास 5 घंटे है, तो 5 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब गोल्ड के लिए जो एटॉमिक वेट गिवन है वो कितना है, 197, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय गोल्ड का वैलेंसी फैक्टर कितना दिया है इन्होंने, 3, ठीक है। और कितना वेट गोल्ड का डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, वो देख लीजिए आप 9.83, ठीक। तो इसकी और इसकी हेल्प से हम यहाँ आई कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? ध्यान से समझना, इसकी और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, या तो आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। फिर आई की वैल्यू पुट करके इसको और इसको इक्विवेलेंट रख सकते हैं, फिर वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए भी हमने ऐसे ही लगाया 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे होगा, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर की वैलेंसी फैक्टर इनटू वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, जो हमें कैलकुलेट करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके वेट ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, आई निकाल सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके आई निकाल लो, या इसको और इसको सॉल्व करके आई निकाल सकते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए इन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, वेट भी प्रोवाइड दिया है, एटॉमिक वेट भी गोल्ड का है, वैलेंसी फैक्टर भी है, तो ये तो हमारे पास पूरी है। या तो इसकी और इसकी हेल्प से आई कैलकुलेट कर ले, ठीक है, या फिर इसकी और इसकी हेल्प से हम वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड वाले की हमें रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट करें, चाहे वो हम करंट कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैंने इसकी और इसकी हेल्प से सबसे पहले वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट किया है। वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा आपका, 63.5 इंटू 3 इंटू 9.83 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो वेट ऑफ कॉपर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 4.752 ग्राम, ठीक। जब वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा मेरा, तो मैं इस टर्म को सॉल्व करके आई कैलकुलेट कर सकती हूँ, या फिर इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करके भी आई कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये चीज क्या है, दोनों के लिए सेम है, यही तो है ना, सेम टाइम के लिए सेम करंट। जब हमने सीरीज में जोड़ दी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जुड़ी हुई है उनके लिए करंट और टाइम आपका सेम होगा। मतलब ये चीज इसके लिए भी सेम है, ये चीज इसके लिए भी सेम है, ठीक है। बाकी ये दोनों आपस में 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। बाकी ये क्या है, 1 इक्विवेलेंट गोल्ड डिवाइडेड बाय गोल्ड का कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेट ऑफ कॉपर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू कैलकुलेट या फिर इसकी और इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको और कॉपर वाले वेट को ले लिया है, इसको और इसके साथ ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि कॉपर का वेट हमारे यहाँ आ ही गया है, जब तक आप कॉपर का वेट नहीं कैलकुलेट करेंगे तो आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी और इसकी हेल्प से। फिर आई की वैल्यू यहाँ पुट करके, ठीक है, इसकी हेल्प से कॉपर का वेट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे आपका मन हो उस तरीके से कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 96500 अपॉन आई इंटू 5 इंटू 3600 इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.752, ठीक है। वेट ऑफ कॉपर जो मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखो, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4585.68 डिवाइडेड बाय 11430, तो कितना आया हमारा, करंट आ गया आपका 0.802 एम्पियर। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, ये तो इसमें तो कैलकुलेशन खैर ज्यादा थी, लेकिन इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको मेन है ये फॉर्मूला लगाना, ठीक, मेन है आपको ये फॉर्मूला लगाना। ये
था आपका न्यूमेरिकल जो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड था। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराने वाली हूँ, जो आपके क्या होंगे, सारे ही जितने हमने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़े हैं सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, चाहे वो नस्ट इक्वेशन हो, चाहे वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ठीक है, चाहे आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, इस सब के न्यूमेरिकल्स हैं। कलेक्टिवली न्यूमेरिकल्स की अब नेक्स्ट वीडियो होगी, क्यों उसमें सारे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। थैंक यू।